नमस्कार। दिन भर की तमाम खास खबरों को लेकर हम हाजिर हैं न्यूज नाइट में। पूर्वी लद्दाख से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा से आज एक बड़ी खबर आई, जब यह पुष्टि हुई कि पैंगोंग त्सो इलाके से के बाद अब गोग्रा इलाके से भी चीनी सेना पीछे हट गई है। यह स्थिति कई बातें बताती है। यह बताती है हमारी सेनाओं की प्रतिबद्धता और तैयारी, जिसका नमूना पिछले साल गलवान घाटी में चीनी सेना देख भी चुकी है। यह बताती है हमारे राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति। वहीं हजारों किलोमीटर दूर टोक्यो के मैदानों में हमारे खिलाड़ी एक नया इतिहास और भविष्य की इबारत लिख रहे हैं। तो आज हॉकी के दद्दा यानी मेजर ध्यानचंद को भारत सरकार ने एक बड़ा सम्मान दिया है। क्या है वो सम्मान, जानेंगे आज न्यूज नाइट में। आज इन खबरों पर रहेगी हमारी विशेष नजर। मैं हूं ओम प्रकाश दास और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। रंग लाई भारत की कूटनीति। 12वें राउंड के कमांडर स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाएं एलएसी के एक और फ्रिक्शन पॉइंट PP-17A गोग्रा इलाके से हटी पीछे। सभी अस्थायी और उससे संबंधित अन्य ढांचे भी हुए ध्वस्त। भारत पहले ही कह चुका है, यथास्थिति में किसी भी प्रकार का एक तरफा बदलाव स्वीकार्य नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों और देश के कारोबारी जगत के लोगों को एक के साथ किया संवाद। निर्यात बढ़ाने के लिए दिए 4 मंत्र। कहा, निर्यात और निवेश बढ़ाने के लिए, रेगुलेटरी बर्डन कम करने के लिए प्रयास। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस से मुक्ति का फैसला दिखाता है सरकार की प्रतिबद्धता। तीसरे हफ्ते के आखिरी दिन भी संसद में हंगामा जारी रहा। दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित। हंगामे के बीच लोकसभा से 2 बिल पास। लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित। सरकार ने कहा, संसद में हंगामा कर बाहर राजनीति करता है विपक्ष। लोकसभा से कराधान विधि संशोधन विधेयक 2021 पास। 28 मई 2012 से पहले भारतीय परिसंपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लाभ पर अब पुरानी तारीख से नहीं लगेगा टैक्स। नए विधेयक से पुराने टैक्स विवाद हमेशा के लिए हो जाएंगे खत्म। आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और वृद्धि को गति देने के इरादे से कई कदम। रेपो रेट 4% पर कायम। 2021-22 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमान भी 9.5% पर बरकरार। ग्रेट ब्रिटेन से 4-3 से हार के अपने प्रदर्शन से महिला हॉकी खिलाड़ियों ने जीता दिल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, खेल मंत्री ने प्रदर्शन को सराहा। पीएम ने की खिलाड़ियों से बात। कहा, हार से निराश होने की जरूरत नहीं, भारत की बेटियों के लिए बनेंगी प्रेरणा। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में शानदार प्रदर्शन के बाद सरकार का बड़ा फैसला। खेलों के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। खेल जगत ने किया स्वागत। गोल्फर अदिति अशोक का गोल्फ के तीसरे राउंड में भी बेहतरीन प्रदर्शन जारी। फिलहाल दूसरे स्थान पर। कुश्ती में पहलवान बजरंग पुनिया सेमीफाइनल में अजरबैजान के खिलाड़ी से हारे। अब कांस्य पदक के लिए होगा रेपेचाज मुकाबला। पहलवान सीबा बिस्ला पहले ही मैच में हारी। भारतीय सेना ने आज यानी शुक्रवार को कहा कि चीन के सैनिक पूर्वी लद्दाख के गोग्रा इलाके से पीछे हट गए हैं। साथ ही डिसएंगेजमेंट के इस कदम को सत्यापित भी किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले साल मई के बाद पैदा हुए तनाव के बाद भारतीय सेना की प्रतिबद्धता की एक इसमें बड़ी भूमिका है। इसकी वजह से पहले पैंगोंग त्सो और अब गोग्रा इलाके में भी चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। भारत की बेहद सटीक कूटनीति एक बार फिर रंग लाई है
और इसी के चलते हिंदुस्तान ने चीन को एक बार फिर से पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पर लंबे समय से चल रहे गतिरोध में इस हफ्ते उस समय एक बड़ी कामयाबी मिली जब 12वें राउंड के कमांडर स्तर की बातचीत के बाद दोनों सेनाएं LAC के एक और फ्रिक्शन पॉइंट गोगरा इलाके से पीछे हट गयी। 4 से 5 अगस्त के दौरान दोनों सेनाओं ने पीछे हटने की ये कार्रवाई की है। भारत और चीन की सेना के द्वारा बनाए गए सभी अस्थायी और उससे संबंधित अन्य ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया है और उसे पारस्परिक रूप से सत्यापित भी किया गया है और मौजूदा वक्त में दोनों देशों की सेनाओं के जवान अपने अपने स्थायी ठिकानों पर वापस पहुंच गए हैं। अभी 12वां राउंड हुआ था कोर कमांडर लेवल का टॉक का हिंदुस्तान और चीन के बीच में, और इसमें जो हमारे बाकी के जो इलाके रह गए थे, हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डिस्पांग प्लेन, इनके बारे में बातचीत हुई। और उसके अंदर हमारा जो ये गोगरा हाइट्स के उधर, हॉट स्प्रिंग के उधर, वहाँ पे PP 17, PP 11, 12, 17, 18 हैं वो जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हमारे, तो उनको चाइना ने ब्लॉक कर दिया हुआ था, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कर ली हुई थी। तो अब उसके अंदर एक के ऊपर सहमति हो गई है और वहाँ से हिंदुस्तान और जो चीन है, इन्होंने दोनों ने अपने अपने जो फौजें हैं वो वापस कर ली हैं। 31 जुलाई को ही भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के LAC के पास मोल्डो में हुई 12वें दौर की बातचीत में दोनों देश पेट्रोल पॉइंट 17A से सैनिकों को हटाने पर सहमत हुए थे, जो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में दोनों देशों के बीच फ्रिक्शन पॉइंट में से एक है। दोनों पक्षों के बीच डिसएंगेजमेंट की कार्यवाही इसी साल फरवरी में हुई थी, जब वे पैंगोंग झील के किनारे से अलग हो गए थे। 31 जुलाई की वार्ता के बाद ही ये कहा गया था कि दोनों पक्षों के बीच भारत चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में दोनों पक्ष मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार इन शेष मुद्दों को शीघ्रता से हल करने और बातचीत और वार्ता की गति को बनाए रखने पर सहमत हुए। मौजूदा डिसएंगेजमेंट के बाद अब दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पश्चिमी सेक्टर के दूसरे फ्रिक्शन बिंदुओं की स्थिति के समाधान को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता जताई है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि यथास्थिति में किसी भी प्रकार का एक तरफा बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में भारत और चीन के बीच पिछले साल मई से ही तनाव की स्थिति बनी है। गलवान घाटी में चीन के साथ संघर्ष में कई भारतीय सैनिक अपनी सीमा की रक्षा करते शहीद हुए थे, लेकिन चीन को आगे बढ़ने से रोक दिया था। तब से ही भारत और चीन राजनयिक और सैन्य स्तर पर वार्ता कर रहे हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों के बीच भी बैठक हो चुकी है। हमारा विशेष कहता है LAC पर डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया, गोगरा से पीछे हटी चीनी सेना। LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा जो पूर्वी लद्दाख चीन के साथ लगती है, वहां पे डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया हम जानते हैं वो चल रही है। पैंगोंग त्सो इलाके में हमने देखा और अब गोगरा से चीनी सेना पीछे हटी है। इस मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। आइए उनसे आपका परिचय करा दें। तो जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले 31 जुलाई को कमांडर स्तर की वार्ता मोल्डो में हुई, उसके बाद 4 और 5 तारीख को गोगरा से जो दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं। और हमारे साथ फिलहाल संजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल यही इस समय बनता है कि जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चल रही थी और पिछले फरवरी में हमने रक्षा मंत्री को संसद में सुना था, तो आपको लगता है कि उसी प्रक्रिया के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, वो ओपीजी एक सबसे बड़ी बात है कि भारत की जो क्षमता है वो पिछले कुछ सालों में लगातार वो काफी बढ़ी है। इसके साथ एक और भी चीज होती है जो सबसे ज्यादा निर्णायक होती है, हमारे सेना के बारे में, उनकी क्षमता के बारे में, उनके सैन्य बल के बारे में, उनके साहस के बारे में कभी कोई संदेह रहा है। लेकिन उसके साथ अगर एक पॉलिटिकल विल जुड़ जाता है कि आप स्वतंत्र हैं, वो कोई कार्य जो रक्षा के लिए हो या उसका प्रतिकार करने के लिए हो, वो कार्य अगर आप करने के लिए सक्षम हैं और साथ में अगर वो विल जुड़ जाता है और उनको आगे बढ़ने के लिए उत्साह दिया जाता है, तो वो काफी दोनों मिल करके काफी अच्छा हो जाता है। तो ये जो अभी चीजें हुई हैं, वो चीन, देखिए चीन एक बुली की तरह काम करता है कि आपको कई बार वो टेस्ट करता है, कई बार वो डराता है, धमकाता है, और उसके साथ से ये जो चीजें हुई हैं उसके साथ कई सारी और भी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो अभी जो हमने किया है इस समय में आई टू आई, इसके पहले भी जो कन्फ्रंटेशन उनके साथ हुआ या अभी भी हुआ, हमने अपना कोई भी बार्गेनिंग चिप उनके सामने कम नहीं रखा, मजबूती से खड़े रहे, हमारी सेनाएं मजबूती से खड़ी रही
कई जगह उनको हमने पीछे भगाया, कई जगह हमने दूसरी चीजें की है जो रक्षा संबंधी कारणों से और कूटनीतिक कारणों से जिसकी चर्चा सरकार या उसके जो संबंध लोग हैं वो नहीं करते, लेकिन वो चीजें भी हुई हैं। और अभी जो ये हुआ है कि विड्रॉवल जो दोनों फोर्सेस का हुआ है, तो जब तक आप सशक्त पोजीशन में नहीं होंगे तब तक आप सामने वाले को बिल्कुल ये कहेंगे तो वो चीज होती नहीं है। तो हमारे यहाँ वो पुरानी जो दिनकर की वो कविताएं हैं ना कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, तो आज हम बिल्कुल उस सही क्षमा बात कह रहे हैं आप। सोबती उस भुजंग की परिस्थिति में हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और दुश्मन भी आकलन करता है, पड़ोसी देश भी आकलन करते हैं कि आखिर किस तरह की तैयारी है, किस तरह की क्षमता है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब भी जुड़ गए हैं, फॉर्मर GOC 15 आर्मी कॉर्प्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जनरल हसनैन, ये जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया गोगरा से हुई है, जो फ्रिक्शन पॉइंट था, जो पेट्रोलिंग पॉइंट 17A था, उससे पीछे हट गई हैं, जो अस्थायी ढांचे भी बनाए गए थे, कहा जा रहा है उसे भी ध्वस्त कर दिया गया है। कितना निर्णायक है पीछे हटना, तब कि जब जो सैनिकों की संख्या है, जो वहां पे डिप्लॉयमेंट है, वो उतनी ही रहेगी? देखिए, जहां तक सवाल है पीछे हटने का, ये तो एक वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरह से हम अग्रीमेंट हुआ था पैंगोंग त्सो के लिए और कैलाश रेंज के लिए, वो तो पूरा हो गया। और उसके बाद सवाल उठ रहा था कि ये डेप्सांग जो कि एक लेगेसी प्रॉब्लम है वो कब होगा, और गोजरा का कब प्रॉब्लम हल होगा, हॉट स्प्रिंग का कब होगा, और शायद इसको लेते हुए डेमचौक तक भी बात चल सकती है। तो मैं समझता हूं कि 6 महीने का अरसा निकल चुका है, 6 मंथ गैप हो चुका है, और ये 6 मंथ के गैप के अंदर बहुत लोग समझ रहे थे कि शायद प्रोग्रेस जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मगर ये 4 महीने के अरसे के बाद एंगेजमेंट हुआ दोबारा, 31 जुलाई को टॉक्स हुई, और उसके इमीडिएटली बाद 4 दिन के अंदर आप देख रहे हैं कि अग्रीमेंट जो है गोजरा के ऊपर हुआ। अब मैं समझता हूं कि हटना पीछे, एक एक्सक्लूजन जोन बनाना, एक कॉरिडोर बनाना, या एक नोमैन्स लैंड बनाना, ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है। इससे क्या होता है कि अगर आप LOC टाइप ऑफ सिचुएशन को बनाएंगे LAC के ऊपर, तो खतरा मोल ले सकते हैं, किसी भी वक्त कोई क्लैश हो सकता है, जैसे गलवान में क्लैश हुआ। इस तरह की टेंशन LAC के ऊपर लगी रहती है, और अगर LAC के ऊपर आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट के साथ आप डिप्लॉयड रहे, तो कभी ना कहीं कुछ ना कुछ गलती होगी, कुछ खतरा पेश आएगा, और क्लैश होने का बहुत उसमें अंदेशा होता है। तो इसमें कोई ईगो की बात नहीं है। अगर आप 500 मीटर 1 किलोमीटर पीछे हट जाएं, बेशक दूसरी तरफ जो चीन की आर्मी है, PLA है, वो भी एक वेरीफाइबल तरीके से, और ये वर्ड वेरीफाइबल बहुत जरूरी है, वेरीफाइबल तरीके से, ये ना हो कि आप पीछे हट जाएं और चीन की फौज जो है वो वहीं की वहीं डिप्लॉयड पैटर्न पे रह जाए। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त 4-5 अगस्त को जो खबरें आ रही है, एक वेरीफाइबल तरीके से ये रीडिप्लॉयमेंट हुआ है, और जो भी ट्रूप्स हैं, तकरीबन कंपनी टू बटालियन स्ट्रेंथ की जो ट्रूप्स हैं वो पीछे हटे हैं। ट्रूप्स की स्ट्रेंथ उतनी ही है, नफरी उतनी ही है, शायद बंकर्स कुछ हद तक जो है उनको हटा दिया गया है, उस तरफ से PLA ने भी वही किया है। ये माहौल को इंप्रूव करता है। ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है चीन के साथ, कुछ हद तक ये ट्रस्ट डेफिसिट को पूरा करने की कोशिश की जाती है, हालांकि मैं समझता हूं कि अभी तो बहुत वक्त लगेगा हमको इस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने। बिल्कुल। जनरल हसनैन, आप जानते हैं कि LOC से हटकर LAC पे एक प्रक्रिया है, एक मैकेनिज्म हमने बनाया हुआ चीन के साथ, कमांडर स्तर की वार्ता लगातार होती रहती है, और हमने पैंगोंग त्सो इलाके में देखा, और अब गोगरा में हम ये देख रहे हैं। तो आपको लगता है ये जो मैकेनिज्म है वो अपना काम कर रही है? देखिए, इसके ऊपर बहुत लोगों ने क्रिटिसिज्म करा है कि पहले तो एक पहलू तो इसका यह है कि लोग कहते हैं कि LAC को LOC नहीं बनाना चाहिए, कि वो आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट और लगातार पूरे फ्रिक्शन पॉइंट्स और मीटर टू मीटर डिप्लॉयमेंट जो है वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है वो, क्योंकि उससे जो है खतरा मोल आता है, एंड दैट इज ऑलवेज प्रॉब्लम फॉर फ्यूचर। मगर जहां तक ये मैकेनिज्म इस वक्त चल रहा है, मैं समझता हूं कि अंडर द सर्कमस्टांसेस
ये मैकेनिज्म चल रहा है ठीक, क्योंकि अगर आप देखें तो गलवान पिछले साल 15 जून को हुआ, उसके बाद से कोई क्लैश नहीं हुआ है। हालांकि बीच में बहुत अफवाहें फैली हुई थी कि एक और क्लैश हो चुका है, कुछ कैजुअलिटीज हुई है, मगर वो सब गलत सहमत हुआ। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से अग्रीमेंट हुआ पेंगोंगसो में, जहां पर एक एक्सक्लूजन जोन काफी चौड़ा है और कैलाश रेंज में हम ही पीछे हटे हैं और किसी को हटना नहीं पड़ा है वहां पर, मगर अब और गलवान में उससे पहले जो है एक एक्सक्लूजन जोन बनाया गया, एक नोमैन्स लैंड बनाया गया, अब ये गोजरा में बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ ये तीसरा इंस्टेंस है जबकि ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और देखेंगे अगर कोई इसमें क्लैश आगे ना हो, पीस बनी रहे, अमन वहां पर शांति बनी रहे, तो मैं समझता हूँ कि उस हालत में ये मैकेनिज्म जो है बेशक काम कर रहा है। एक कोण या एंगल और है संजय सिंह जी, वो ये है कि कूटनीतिक स्तर पर, विदेश मंत्रियों के स्तर पर भी लगातार मुलाकातें हुई। अभी दुशांबे में हमने देखा एस जयशंकर, उनकी मुलाकात चीनी विदेश मंत्री यांग यी से हुई है। तो आपको लगता है कि कई स्तरों पे कोशिशें लगातार चल रही हैं जिसका परिणाम ये हमें एलएसी पे देखने को मिल रहा है? कोई भी जो रिस्पॉन्सिबल देश है वो दोनों स्तर पे काम करता है। आपकी रक्षा की नीति जो है, जो हमारी सेना है, जो सैन्य बल है, वो सीमाओं पे क्या कर रही है, और उसके साथ दूसरा चीज उतना ही अहम होता है जो कूटनीति की चीज है, जिसे आप एक इंटरनेशनल ओपिनियन कहते हैं, वो बनाते हैं। और साथ में ट्रैक टू वाली जो बात होती है, जिसमें कई बार सीधे तौर पे बात होती है और कई बार मतलब परोक्ष तौर पे बातें होती है, जिसको पर्दे के सामने नहीं किया जाता। तो ये चीजें साइमल्टेनियस एक प्रोसेस चलता रहता है। तो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में वो चीजें चल रही थी, बातचीत का भी एक दौर जारी था, लेकिन कहीं भी किसी भी समय हम कमजोरी की स्थिति में नहीं थे। जनरली सिचुएशन ये बनाने की कोशिश की जाती है या की जा रही थी चाइना की तरफ से कि भारत एक कमजोर पक्ष की तरह दिखे और वो यहाँ वहाँ अलग अलग तरह से वो बुली का काम करे थे, जिसके कई तरह के कारण है। कुछ चीजें यहाँ हुई, कुछ पाकिस्तान में हुई, कुछ बाकी राष्ट्र में हुई, और चाइना इस तरह से चीजें करता है। जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे थे कि कूटनीतिक स्तर पे ट्रैक 1 और ट्रैक 2, वो दोनों चीजें भी काफी कामयाबी के साथ की गई। हमारे यहाँ कुछ लोगों को, हमारे विपक्ष पार्टियों में कुछ लोगों के इसके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं थी, बहुत सारी बातें उन्होंने कही जो नेशनल इंटरेस्ट में, मेरे ख्याल में शायद उन्हें सोच करके कहना चाहिए था। लेकिन चलिए, मतलब अब ये जो एक प्रक्रिया चल रही है बिल्कुल टेंजिबल प्रक्रिया है, इसके पहले भी वो प्रक्रिया चली थी। आज जो वो जनरल हसनैन इस चीज के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी काफी अच्छे से बताया कि पूरी बात उनकी हम नहीं सुन पाए, लेकिन ये जो चीज है ये काफी संतोषप्रद है और काफी एक सुख का समाचार देता है। बिल्कुल बिल्कुल। जनरल हसनैन, अब आगे जो पूरी प्रक्रिया है, आगे के लिए क्या उम्मीद करेंगे? देपसांग का इलाका है, हॉट स्प्रिंग का इलाका है, उसको लेकर अब आपकी उम्मीदें किस तरह बढ़ती हुई जा रही हैं? देखिए, ऐसा है कि 4 महीने से तो कार्रवाई काफी हद तक बंद थी, जहां तक एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट का सवाल है। मैं समझता हूं कि जो 14 जुलाई को जो मीटिंग हुई हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब की चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ, उससे इनिशिएशन, एक ट्रिगरिंग हुई, जिससे कि 31 जुलाई को ये टॉक्स हुई और इमीडिएटली उसके बाद 4-5 अगस्त को ये डिसएंगेजमेंट हो गया। अब इससे ये हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर अगला डिसएंगेजमेंट शुरू हो जाएगा। ये चीजें बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। चीन भी ओवरनाइट, मैं समझता हूं कि 4-6 महीने में ये सब खत्म नहीं करेगा, क्योंकि जितनी जल्दबाजी के साथ वो डिसएंगेज करके निकलेगा पीछे, उतना ज्यादा साबित होगा कि ये गलती जो है वो चीन की है। तो इसलिए वो यहाँ पर कुछ दिन रहेगा, कुछ हालात पैदा करेगा, इस तरह के चैलेंजिंग हालात पैदा करेगा, और तब धीरे धीरे एंगेजमेंट के साथ ये डिसएंगेजमेंट होगा। तो मैं समझता हूं कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद इस साल के सर्दी के मौसम से पहले, जो तकरीबन नवंबर के महीने में आता है, नवंबर के महीने से पहले कुछ किसी एक और शायद पॉइंट के ऊपर इस तरह का डिसएंगेजमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा है। देपसांग के इलाके में हो, ये तो मुझे मुमकिन नहीं लगता इस वक्त, क्योंकि आर्मी खुद ही कहती है कि ये एक लेगेसी प्रॉब्लम है, जो कि 2013 में शुरू हुआ, तो 2013 से चला आ रहा है। और अगर मिलिट्री अप्रिसिएशन के तौर पर देखें, तो अगर चीन को फिक्र करने की जरूरत है तो वो देपसांग के बारे में फिक्र करने की जरूरत है।
क्योंकि वो ऐसा दिशा है जहां से भारत भी कुछ हद तक कुछ ऑफेंसिव ऑपरेशंस जो है वो चीन की तरफ कर सकता है। तो इसकी वजह से हमें अंदेशा नुकसान के बारे में नहीं होना चाहिए ज्यादा, मगर मैं समझता हूं कि हॉट स्प्रिंग जो कि बिल्कुल गोजरा के साथ लगा हुआ है 1.5 to 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, शायद वहां पर इस तरह का डिसएंगेजमेंट शायद हो जाए। बिल्कुल, जिस तरह से संजय सिंह आप कह रहे हैं कि एक बड़ी एक आशाजनक खबर है और है भी, क्या आप कहेंगे कि जिस तरह से हम जानते हैं हमारे यहाँ परंपरा रही है कि सेना राजनीतिक नेतृत्व के पीछे चलती है, और आपको लगता है कि जो राजनीतिक नेतृत्व है उसने जिस तरह से अपने सेनाओं पे भरोसा जताया है, जिस तरह से दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है, और सिर्फ वहाँ पे नहीं वैश्विक स्तर पे भी जिस तरह से कूटनीतिक स्तर पे भी इसको लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है, दृढ़ता दिखाई है, उसका एक परिणाम है कि हम इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसकी प्रक्रिया के तहत सेना जो है अपना काम करती है, लेकिन बड़े जो डिसीजंस होते हैं, जो स्ट्रेटेजिक बड़े डिसीजंस होते हैं, वहां पॉलिटिकल बैकिंग की या नॉट की जरूरत होती है। अब इसमें कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है। फर्क तब पड़ता है जबकि आपकी जो सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, वो सरकार मजबूत हो, एक और मजबूत से खड़े होने की क्षमता हो, और अपने लोगों को सैन्य जो बल है और उनकी जो लीडरशिप है उनका हौसला अफजाई करने के लिए आप हर समय उनके साथ खड़े हों और उन्हें आप खुली छूट दें, और बाकी जिस समय में उनकी जो जरूरत हो उन जरूरतों का आप समाधान करें। अगर ये आप करने लगते हैं तो सेना का हौसला बढ़ जाता है। हमारी सेनाएं वही जो सेनाएं पहले थी, तो उनके अंदर हौसला वही था। ये जो एक डिफरेंस लेकर के पॉलिटिकल विल अगर साथ में होता है और उसकी जो बैकिंग होती है वो सशक्त रूप से आपके साथ खड़े होते हैं, तो फिर सेना का जब मनोबल बढ़ता है तो वो चीजें आपको ग्राउंड पे दिखने लगती हैं जो आज हमें दिख रही है। निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद संजय सिंह जी और जनरल हसनैन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज नाइट में यहां पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। और बात ओलंपिक की। भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक तो हासिल नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने जिस दिलेरी से ग्रेट ब्रिटेन जैसी मजबूत टीम से संघर्ष किया वो भुलाए नहीं भूलेगा। भारत को इस मुकाबले में 3-4 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय महिला टीम का यह प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा। टोक्यो ओलंपिक में शुक्रवार को देश की उम्मीदें चरम पर थी। महिला हॉकी खिलाड़ियों और देश का हौसला परवान चढ़ा था, लेकिन कांस्य पदक के इस मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम ग्रेट ब्रिटेन से 4-3 से हार गई। भारतीय टीम की इस हार के साथ ही ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना टूट गया। दूसरे क्वार्टर में 3-2 की बढ़त बना चुकी भारतीय टीम इस बढ़त को अंत तक बरकरार नहीं रख सकी और टीम को इस मैच में 4-3 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि खिलाड़ी निराश नहीं हैं। I know with this team, if I'm angry on them, they know, okay, it's serious. And Jan took a lot of individual meetings with the girls, and they really found the key for the next match themselves. And I think that was an important point in the match, in the tournament. भारतीय टीम की इस हार के बाद पूरा देश मायूस है, पर टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जो ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, उस पर पूरे देश को उन पर गर्व है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रशंसा करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भारतीय महिला हॉकी टीम ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया और अपने बेहतरीन खेल की बदौलत हर भारतीय का दिल जीता। हमें आप सभी पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में जबरदस्त संघर्ष दिखाने के लिए उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा, हम महिला हॉकी में बेहद करीब आकर मेडल से चूक गए, लेकिन ये टीम न्यू इंडिया की भावना को दर्शाती है, जहां हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और नए रास्ते खोले। सबसे बड़ी बात यह है कि टोक्यो ओलंपिक में उनकी ये सफलता भारत की बेटियों को हॉकी को आगे ले जाने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। इस टीम पर गर्व है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट किया, भारत की बेटियां हमारी दृढ़ निश्चयी एथलीट, हमें आप पर बेहद गर्व है। हमारी महिला हॉकी टीम द्वारा विश्वास और लड़ाई की भावना की एक विशाल छलांग है, एक विरासत जो हमें और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी।
आपने हमें रास्ता दिखाया है। खिलाड़ियों के परिवार में भी प्रदर्शन को लेकर उत्साह है। खेल दिए वो होते हैं, अपने पापा का सपना पूरा कर दिया। लड़ती रही जी, आज बड़े दिलो जान से लड़ती रही, ये नहीं है कि पीछे हट गई। ये तो देखो चलती रहती है यार जीत, एक तो होना था, अगर बराबर भी हो जाते स्ट्रोक का पानी बात, फिर भी एक टीम तो जीत दी ना, हमें अब भी जीत है उसकी। अभी हम लोग को बहुत खुशी है क्या के लिए आज इस ओलंपिक खेल में अच्छी तरह से प्रदर्शन कर सके। हौसला इनका, लड़कियों का हौसला बढ़ा है मैच को देख के, और हम सबका, देशवासियों का हौसला बढ़ा है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जिस तरह से अपने सफर की शुरुआत की थी, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि भारतीय टीम सेमीफाइनल या ब्रॉन्ज के लिए मुकाबला करेगी। 25 जुलाई को अपने ओलंपिक सफर का आगाज करने वाली भारतीय टीम को अपने पहले ही मैच में नेदरलैंड्स के हाथों 5-1 से करारी हार मिली। लगातार 3 हार के बाद जीत की पटरी पर लौटी टीम ने जबरदस्त वापसी की और दक्षिण अफ्रीका और फिर 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से मात दी। भारतीय महिला हॉकी टीम भले ही टोक्यो ओलंपिक में पदक न जीत पाई हो, पर उन्होंने जो शानदार प्रदर्शन किया उस पर पूरे देश को गर्व है। भारत की इन बेटियों के शानदार खेल को देखते हुए पूरे देश को विश्वास है कि भारतीय महिला हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक में देश के लिए पदक जरूर जीतेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला हॉकी टीम के साथ फोन पर बातचीत की। आइए देखते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में साधना कर रहे थे। आपका पसीना पदक नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ। सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। Thank you very much, sir. Thank you for your words, and the girls are very emotional at the moment, and I think there will be. You have also tried your level best, and I can see that how you are encouraging our girls, and we are thankful to you. Thank you very much, sir. Wish you all the best for the future. Thank you very much, sir. And I also told the girls they inspired the nation, and I think that is something very important, and they have to cherish. Thank you for your support. Thank you. Thank you. Thank you very much. Namaste. बेहद भावुक क्षण। और भारत में खेलों के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न का नाम अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है।
भारतीय हॉकी के स्वर्णिम काल में ध्यानचंद का योगदान सर्वोपरि माना जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देश का एक ऐसा खिलाड़ी जो जादूगर था। मैदान पर उसकी चपलता ऐसी कि विरोधी भी मात खा जाते थे। स्टिक की बाजीगरी ऐसी कि हर एक टच गोल पोस्ट पर ही जा रुकता था। ये हैं हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिनकी तरह न कोई था और न कोई है। ऐसे महान खिलाड़ी के प्रति राष्ट्र ने एक बार फिर से कृतज्ञता व्यक्त की है। ठीक एक दिन बाद जब टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीता। देश में खेल के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। मेजर ध्यानचंद को दिए गए इस सम्मान को लेकर पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद ने एक प्रेरणादायी कदम करार दिया है। खेल रत्न पुरस्कार जो खेलों में सबसे बड़ा होता है, उस पुरस्कार को जो मेजर ध्यानचंद जी के ही बर्थडे के ऊपर जो उनका जन्मदिन है, जिसको कि सरकार ने संसद के अंदर मान्यता देकर इस दिन को सेलिब्रेट करने का अनुमोदन किया था, उस दिन ध्यानचंद जी के बर्थडे के ऊपर ध्यानचंद जी का अवार्ड जो कमतर तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि खिलाड़ी जब कोई अवार्ड पाता तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। हाँ, ये बेहतर है कि कुछ अवार्ड ऐसे थे जो जिनकी कीमत कुछ ज़्यादा थी। वैसी ये फीलिंग, ये बात कहाँ से आई होगी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को, जो बहुत बड़ी बात है और बहुत ऊंचाई वाली बात है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर लिखा कि देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न अवार्ड को देश के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। यह खेल जगत से जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए गर्व का निर्णय है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभी देशवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट करते हुए इसका स्वागत किया। उन्होंने लिखा, मेजर ध्यानचंद भारत की सबसे महान और लोकप्रिय खेल हस्ती हैं। ये एकदम सही है कि भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान का नाम उनके नाम पर रख दिया जाए। उनके जीवन और उनकी उपलब्धियों ने देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की कई पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। सरकार के निर्णय का खेल से जुड़े कई अन्य खिलाड़ियों ने भी स्वागत किया है। It's absolutely historic, and in fact, all the sports awards should be named after a sportsman, and what bigger than naming it after Major Dhyanchand, what he's done for the country. I think it's unparalleled to any other sportsman. प्रधानमंत्री के निर्णय से मैं बड़ी खुशी हुई जो उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रखा गया है। इससे हमें सब खिलाड़ियों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद मोदी जी। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी की पहचान है। 8 बार की ओलंपिक चैंपियन रही भारत हॉकी के स्वर्णिम काल में ध्यानचंद का योगदान सर्वोपरि रहा। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में उन्होंने भारत की ओर से सबसे ज्यादा 14 गोल दागे थे। उस वक्त एक अखबार ने लिखा था कि यह हॉकी नहीं बल्कि जादू है और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। मेजर ध्यानचंद ने भारत को 1928, 1932, 1936 में 3 स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ओलंपिक की दूसरी गतिविधियों की बात करें तो भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ओलंपिक में इतिहास रचने की ओर बढ़ चली है, क्योंकि तीसरे राउंड के बाद भी वो दूसरे पायदान पर अपनी पकड़ मजबूत उन्होंने कर ली है। तो सेमीफाइनल में हारने के बाद पहलवान बजरंग पुनिया कांस्य पदक के इरादे के साथ रेपेचाज मुकाबलों में उतरेंगे। वह कुश्ती में भारत की महिला दावेदारी बगैर पदक जीते ही खत्म हो गई। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ओलंपिक में इतिहास रचने की ओर बढ़ रही है। भारतीय गोल्फर ने पहले राउंड और दूसरे राउंड की तरह तीसरे राउंड में भी बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा।
अदिति अशोक गुरुवार को 5 अंडर 66 का कार्ड खेलकर दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं तीसरे राउंड में भी उन्होंने दूसरे पायदान की अपनी पकड़ मजबूत रखी। भारत की ही दीक्षा डागर दूसरे राउंड के बाद 6 ओवर 148 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 53वें स्थान पर चल रही हैं। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में हार गए। हालांकि अब भी उनके पास कांस्य पदक जीतने का मौका है। वे अब रेपेचाज में उतरेंगे। बजरंग को 65 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन और रियो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अजरबैजान के हाजी अलीएव ने 12-5 से हराया। अंतिम पलों में दोनों के बीच अच्छी टक्कर देखने को मिली, लेकिन हाजी अलीएव ये मुकाबला जीतने में सफल रहे। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में भारत की महिला दावेदारी बिना पदक जीते खत्म हो गई है। भारत की पहलवान सीमा बिस्ला को पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। ट्यूनीशिया की पहलवान सारा हमदी ने महिलाओं के 50 किलो भार वर्ग में भारत की सीमा बिस्ला को 3-1 से मात दी। इस हार के बाद रेपेचार्ज के जरिए सीमा के ब्रॉन्ज मेडल जीतने की उम्मीद खत्म हो गई, क्योंकि उन्हें हराने वाली सारा हमदी का सफर क्वार्टर फाइनल में ही थम गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों और देश के कारोबारी जगत के लोगों के साथ आज संवाद किया। पीएम ने संवाद में निर्यात बढ़ाने के लिए 4 मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि निर्यात और निवेश बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी बर्डन कम करने के लिए प्रयास हो रहे हैं और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस से मुक्ति का फैसला सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है। भारत ने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से मुक्ति का जो फैसला लिया है वो हमारा कमिटमेंट दिखाता है, पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी दिखाता है। ये सभी निवेशकों को स्पष्ट संदेश देता है कि आगे बढ़ता हुआ भारत न सिर्फ नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, बल्कि भारत की निर्णायक सरकार अपने वायदे भी पूरे करने की इच्छा शक्ति रखती है। कोरोना से लड़ाई में भारत ने प्राप्त की है ऐतिहासिक उपलब्धि। देश ने टीकाकरण में 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। पहले 10 करोड़ के टीकाकरण का आंकड़ा छूने में 50 दिन लगे थे, जबकि 40 से 50 करोड़ का आंकड़ा छूने में केवल 20 दिन लगे। पीएम ने इस उपलब्धि पर ट्वीट करके उम्मीद जताई कि जल्दी ही हर नागरिक को टीका लगाना सुनिश्चित हो सकेगा। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की उन्होंने घोषणा की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के प्रस्तावों को जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेपो रेट बिना किसी बदलाव के 4% पर रहेगा। शुक्रवार को जब भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति का ऐलान किया तो आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए और वृद्धि को गति देने के इरादे से कई कदमों का ऐलान किया। आर्थिक वृद्धि को गति देने तथा मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अंतर्गत रखने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर बरकरार रखा। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था के अभी तक पूरी तरह से कोविड-19 संकट से नहीं उबर पाने के कारण मौद्रिक नीति के रुख को नरम बनाए रखने का भी फैसला किया। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने आम सहमति से रेपो दर को 4% के न्यूनतम स्तर पर बरकरार रखने का निर्णय किया। और इसके साथ न्यूज नाइट के आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।